गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की भौतिकी के टॉपिक विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र स्थिर वैद्युत में आता है। स्थिर वैद्युत वह है भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इस विद्युत आवेश एवं उसके गुण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल, धारिता आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्युत स्थिर वैद्युत कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रकाश डालेंगे विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कहां से आया है, कैसे इसके इतिहास है, इसके बारे में हम प्रकाश करेंगे। फिर उसके बाद हमारे टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखो विद्युत स्थिर विद्युत के दैनिक जीवन में हमारे बहुत उदाहरण हैं। जैसे सूखे बालों पर कंघी करने पर वह हल्की हल्की कागज के टुकड़े या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मॉनिटर या टीवी के स्क्रीन पर हम कागज के छोटे टुकड़े रखते हैं तो वह उसको अपनी ओर खींच लेता है। बरसात के दिनों में हमें गर्जन के साथ तड़ित जो है दिखाई देता है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब है विद्युत घर्षण विद्युत के कुछ हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है। ठीक है ना। तो चूंकि यह विद्युत जो है घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। इतिहास में इसके जाएंगे तो पता चलता है कि यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर के छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो पाया कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, फिर बाद में चल के एलिजाबेथ के चिकित्सक ने पाया, विलियम गिलबर्ट है उनका नाम, उन्होंने इस हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने वाले पदार्थों को सूचीबद्ध किया। फिर आगे चल के कुछ और वैज्ञानिक सामने आए, नए नए प्रयोग किए गया है ना। उसके बाद पाया गया कि वह एक प्रकार की एक ऊर्जा होती है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने वाले ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत शब्द की उत्पत्ति हुई है एम्बर से। एम्बर जो यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने एम्बर के छड़ पे सबसे पहले प्रयोग किया था, तो उसी के यूनान भाषा में एम्बर को बोलते हैं यूनानी में इलेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रम से वो शब्द जनरेट होके हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा क्या है, तो इसकी परिभाषा ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया और कहा कि विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। ठीक ना। या किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ने पर वह ऊर्जा जो अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हल्की वस्तुओं को ना, यहाँ याद रखना कि वो भारी वस्तु को आकर्षित नहीं करता, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसे हम लोग ऊनी के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, फिर यह क्या होता है, यह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक ना। तो ये जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के कारण यह आकर्षित हो रही है, वह ऊर्जा कहलाती है विद्युत ऊर्जा। और यह विद्युत ऊर्जा जिस पदार्थ में उपस्थित है या जिस पदार्थ में उत्पन्न हुई है, मान लो इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है, तो यह पदार्थ कहलाता है आवेशित पदार्थ। और आवेशित पदार्थ और जिसमें यह उत्पन्न नहीं होता, उस पदार्थ को कहते हैं अनावेशित पदार्थ। तो हमने जाना आवेश के बारे में। तो यहाँ पे एक शब्द निकल के आया है आवेशित पदार्थ। आवेशित पदार्थ। ठीक ना। तो यहाँ एक इसको जानने से पहले
हम कुछ और जान लेते हैं। तो देखो, चूंकि पदार्थ पे यह गुण क्या है, घर्षण के कारण आवेश से उत्पन्न हुआ है, घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है। तो भौतिकी इसके अध्ययन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक स्थिर विद्युत और एक है धारा विद्युत। स्थिर विद्युत के अंतर्गत हम आवेशित पदार्थ के अंतर्निहित गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, आवेशित पदार्थ और उससे संबंधित गुण, उपयोग, इन सभी का अध्ययन करते हैं। और धारा विद्युत में जो आवेश है उसके गतिमान अवस्था की हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आवेशित पदार्थ से आया है टर्म आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है वो होता है कोई पदार्थ के अंतर्निहित, किसी पदार्थ के अंदर में जो मूलभूत कण पाया जाता है, मूलभूत कण माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन मूलभूत कणों का गुण क्या होता है? आवेश कहलाता है। इसके बारे में हम लोग जस्ट चर्चा करेंगे आगे कि कैसे यह आवेश जो है किसी पदार्थ में जनरेट होता है। जब हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तब हम इसके और डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आवेश जो होता है वो आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि, और इसका मात्रक क्या है? कूलम सी। ये क्या है इसका? SI मात्रक। SI मात्रक को इंटरनेशनल सिस्टम, यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। अदिश राशि क्या है बच्चों? अदिश राशि के बारे में आप लोग 11वीं में सदिश राशि पढ़े हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशि या वह मात्रक, वह राशि जिसका क्या है, परिमाण निश्चित है और दिशा भी निश्चित है, उसे हम कहते हैं सदिश राशि। और वह राशि जिसका परिमाण निश्चित है किंतु दिशा अनिश्चित है, उसको कहते हैं अदिश राशि। तो हमारा आवेश क्या है? अदिश राशि है, अर्थात इसकी दिशा जो है निश्चित नहीं होती है। तो सदिश राशि में के अंतर्गत आता है, सदिश राशि के अंतर्गत आता है बल आता है और वेग आता है। और अदिश राशि के अंतर्गत आता है, हमारा अदिश राशि के अंतर आ गया एक, तो ये आवेश आ गया। और क्या होता है? दूरी आता है ना, ठीक। तो धन आवेश और ऋण आवेश हमने देखा। आवेश दो प्रकार के पाए, आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। अब प्रश्न यह उठता है कि प्राचीन वैज्ञानिकों ने यह आवेश के भागों को पहचाना कैसे, ठीक ना। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में उन्हें कहां से पता चला? तो इस संबंध में भी एक मजेदार प्रयोग किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, वह यह जो हम पढ़ेंगे, ठीक। आइए एक प्रयोग करते हैं। हम लेते हैं कांच की एक छड़, ठीक ना। कांच की छड़ लेते हैं और उसे रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने पर क्या है, उसमें घर्षण आवेश तो उसमें क्या होगा? जनरेट होगा। तो एक कांच का साधारणतः एक कांच का छड़ लेते हैं और उसे रेशम से क्या है, हम लोग रगड़ते हैं। तो पाएंगे रेशम के कांच का एक छड़ लिए हैं बच्चों, इसे हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़े हैं और दीवार पे ऐसे टांग दिए हैं। अब एक दूसरा कांच का छड़ लेते हैं और उसे रेशम के टुकड़े से जस्ट जैसे पहले किए हैं वैसे ही रगड़ते हैं और उसे इसके पास लाया जाता है, लाते हैं, ठीक ना।
तो पाया गया, वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि ये कांच के छड़ क्या है, जिस दोनों कांच के छड़ जिसे क्या है रेशम के कपड़े के साथ क्या है रगड़ा गया है, पास लाते हैं तो एक दूसरे को ये क्या है प्रतिकर्षित करने लग पड़ते हैं। ठीक ना। अब ये हो गया हमारा एक प्रयोग। अब आते हैं दूसरे प्रयोग में। एबेनॉइड की एक छड़ लेते हैं और एबेनाइट की छड़ को हम लोग ऊन के कपड़ों के साथ रगड़ते हैं। ये हो गया हमारा एबेनॉइड की छड़, और इसे हम लोग क्या है दीवार पे लटका दिए हैं ऐसे। ये है एबेनॉइड। एबेनॉइड की छड़, ठीक ना। और ये है हमारा ये हमारी है एबेनॉइड की छड़, और ये है हमारा कांच का छड़। कांच की छड़, ये और ये भी कांच की छड़ है। देखो, ब्लैक वाला कांच का छड़ है, रेड वाला एबेनॉइड की छड़ है। ओके, तो हमने देखा कि कांच के छड़ को क्या है ऊन से रगड़े हैं, और एक और कांच की छड़ लिए उसे भी ऊन से रगड़े, दोनों को पास लाए और पाए। कांच के छड़ को हम लोग रगड़े हैं रेशम से। कांच के छड़ को रगड़े हैं हम लोग रेशम की छड़ के, दोनों को पास मिलाए तो देखा कि दोनों कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। अब यही प्रोसेस हम अपनाते हैं एबेनॉइड की छड़ के साथ। एबेनॉइड की छड़ को हम लोग लिए और उसे क्या है पहले प्रोसेस की तरह ही हम लोग रेशम के कपड़े से क्या है रगड़ते हैं, और इसे दीवार पे लटका देते हैं। एक दूसरा कांच का छड़ लाते हैं, सेम दूसरा कांच का छड़ इसके पास में ले आए, उसे भी ऊन से रगड़ते हैं। ऊन बोलता हूँ, हाँ ऊन से ही रगड़ते हैं और पास लाते हैं। तो देखा गया कि ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करना माने आपको पता ही होगा, प्रतिकर्षित करना माने एक दूसरे से दूर ले जाना, एक दूसरे से दूर। आकर्षित मतलब एक दूसरे के पास आना, समीप आना। ये क्या हो गया आकर्षण की घटना है। प्रतिकर्षण की घटना मतलब दो वस्तु क्या है एक दूसरे पास लाने पर एक दूसरे को रिपेल्स करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। यह क्या है प्रतिकर्षण है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों। अब क्या किया गया वैज्ञानिकों द्वारा किया गया कि एक कांच का छड़ लिया गया। ठीक, एक कांच का छड़ यहाँ बना लेता हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक कांच का छड़ जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, और एक है हमारा एबेनॉइड की छड़ जिसे किससे रगड़ा गया है, जिसे ऊन से रगड़ा गया है। ठीक है ना। अब दोनों को पास एक दूसरे के समीप लाया गया तो वैज्ञानिकों द्वारा पाया गया कि इन दोनों छड़ों में क्या है आकर्षण की क्रिया हो रही है। तो वो सोच में पड़ गए, भाई कैसे इन दोनों में आकर्षण हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि इन दोनों में जो आकर्षण की समान आवेश उत्पन्न हो रहा होगा,
उन्होंने तर्क दिया कि हो सकता है इन दोनों में समान आवेश उत्पन्न हो रहा होगा, जिसके कारण ये क्या है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। और ये दोनों क्या है, इसमें भी आकर्षण, इसमें भी प्रतिकर्षण और इसमें भी प्रतिकर्षण, और इसमें असमान आवेश उत्पन्न हो रहा होगा, जिसके कारण ये क्या है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया, क्या नाम दिया, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से, है ना, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे उन्होंने कचाव आवेश बोला। ठीक। और एबेनॉइड की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे, एबेनॉइड को रेंजिनी भी बोलते हैं, तो उसे रेंजिनी आवेश बोला गया। फिर आगे चलकर क्या है, आगे चलकर इसका एक अध्ययन और किया गया हमारे वैज्ञानिक, ऑनरेबल वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने इसके बारे में और हमें जानकारी दी कि जो कांच के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वह होता है धन आवेश। कांच के छड़ मतलब ये कांच का छड़ है और इस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, पॉजिटिव आयन है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या है, अपनी ओर, ये क्या है, प्रतिकर्षण, दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जो एबेनॉइड की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उस पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वो ऋण आवेश होता है, जिसके कारण समान आवेश है, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब एक धन आवेशित कांच का छड़ और एक ऋण आवेशित एबेनॉइड की छड़ को पास पास लाया गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन है और ये क्या है, नेगेटिव आयन है। ओके, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन। तो इसमें क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक। आपने व्यवहार में इसे देखा ही होगा कि एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में क्या होते हैं, आकर्षण की क्रिया होती है, और समान आवेश में क्या होती है, विकर्षण की क्रिया होती है। ठीक। तो यहाँ पे वैज्ञानिक ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, एक गुण बताया हमें, क्या बताया कि सजातीय आवेशों, सजातीय आवेश माने धन धन और ऋण, है ना, प्लस प्लस साइन और माइनस माइनस साइन, ये क्या है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण होता है। और विजातीय आवेश माने एक में धन है और एक में ऋण है, तो विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण की गुण होती है। और इसके बारे में, और धन आवेश और ऋण आवेश को परिभाषित करते हुए वैज्ञानिक ने बताया कि धन आवेश क्या होता है, कांच के छड़ को, है ना, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वह होता है धन आवेश। तथा एबेनॉइड की छड़ को ऊन से रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है वह होता है ऋण आवेश। ठीक। और जिस वस्तु में यह आवेश उत्पन्न होता है उस वस्तु को कहते हैं आवेशित वस्तु या आवेशित पदार्थ, और जिसमें यह आवेश उत्पन्न नहीं होता, यह आवेश उत्पन्न अनुपस्थित होता है, उसे कहते हैं अनावेशित पदार्थ। तो आवेशित पदार्थ किसे कहेंगे बच्चों, जिस पदार्थ में आवेश उपस्थित होता है उस पदार्थ को कहेंगे आवेशित पदार्थ, और जिस पदार्थ में आवेश अनुपस्थित होता है उस पदार्थ को कहेंगे अनावेशित पदार्थ। ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे, क्या आगे पढ़ेंगे कि यह आवेश कोई पदार्थ में क्यों उत्पन्न हो जाता है, यह आवेश कैसे किसी पदार्थ में उत्पन्न हो जाता है। मैं आशा करता हूं आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़े ही होंगे
परमाणु, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के व्यवहारिक गुण के बारे में आप लोग को कक्षा 11 में पढ़ाया गया है। ठीक है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, पदार्थ, तत्व, यौगिक क्या होता है, तो हम लोग इन सब के बारे में पढ़े हैं। ठीक है ना। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं यह आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मतलब इसके आवेश किसी भी पदार्थ में क्यों उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। 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 हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में जो कोई भी पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं वो सब क्या है, अणु से मिलके बने होते हैं। माने कोई भी पदार्थ जो है वो क्या होता है, अणु से मिलके बना होता है। ओके, और अणु किससे मिलके बना होता है, अणु क्या है, परमाणु से मिलके बना होता है। परमाणु से मिलके अणु बनता है। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, अणु से मिलके बना होता है और अणु जो है परमाणु से मिलके बना होता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पदार्थ। पदार्थ को बांटेंगे क्या है, पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ मिलके बना होता है अणु से, और अणु किससे मिलके बना होता है, परमाणु से। ठीक है ना, परमाणु से। और परमाणु किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु के अंदर तो 3 तत्व परमाणु को और विघटित करने पर पाते हैं क्या हम लोग। एक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है हमारा प्रोटॉन, और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। ये सब आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे, आपको याद ही होगा। इलेक्ट्रॉन में माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन में धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो है क्या है, वो अनावेशित रहता है। या उदासीन। अनावेशित को अभी हमने क्या है परिभाषित किया था, जिसमें आवेश नहीं होता है, तो ये क्या है, उदासीन भी कह सकते हैं इसे, उदासीन। ओके, ठीक। तो इसके बारे में अब जान ही गए हो, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ, तो हम लोग मान लो ये एक परमाणु है। परमाणु के केंद्र क्या होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है परमाणु के केंद्र में, परमाणु के केंद्र में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, मतलब प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव आयन, और न्यूट्रॉन जो है उसको हम लोग दर्शा देते हैं क्या, 0 से। सॉरी, प्रोटॉन को हम लोग n से दर्शा देते हैं, n 0 से। ठीक ना, प्रोटॉन है प्लस आवेश और न्यूट्रॉन है n। ठीक ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं,
ये है परमाणु का नाभिक। हम जानते हैं, तो इसको लिखना कैसे होगा, कॉपी में इसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, अणु से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अणु क्या है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु क्या है, परमाणु के केंद्र में उसका समस्त भार केंद्रित होता है तथा केंद्र में पाए जाने, क्या बोलना है, परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पे केंद्रित होता है, जिस पे दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटॉन, नाभिक में क्या पाया जाता है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक ना। तो परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पे केंद्रित होता है। केंद्र पे दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन जो है अनावेशित होता है। ओके। और परमाणु के 72 कोश में, परमाणु के कोश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान अवस्था में रहता है। ये नाभिक हो गया और इसके 72 कोश में क्या है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक, इतना एक पैराग्राफ में लिखेंगे। प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है ना। तो इतना एक पैराग्राफ में हो गया। उसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक पदार्थ में क्या है, प्रोटॉन माने धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण क्या होता है, प्रत्येक परमाणु क्या है, वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उतना ही उसमें क्या है, प्रोटॉन पाया जाता है। तो एक प्लस आयन और एक माइनस आयन दोनों मिलके क्या होते हैं, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। इस कारण क्या होता है, कोई भी परमाणु जो होता है वह विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक ना। तो देखो, हम लोग परमाणु की संरचना में यहाँ एक और कक्षक बना लेते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, मान लो इसका अष्टक पूर्ण है। अष्टक पूर्ण है मतलब पहले कक्षक में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरे कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के परमाणु के नाभिक के पहले कक्षक में है ना, परमाणु के पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब बंधी इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वह बंधी इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्लस आयन है और ये क्या है, माइनस आयन है। तो प्लस आयन और माइनस आयन के बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बंधा हुआ रहता है, जिस कारण यह अधिक स्थायी होता है। तो जिस कारण से क्या कहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन, मतलब बंधाए हुए इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे परमाणु नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है, आकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। जैसे जैसे परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से
दूर है। यहाँ पे एक और कक्षक बना लेते हैं। मेरा चित्र अच्छे से नहीं बन रहा है ना? ठीक है। तो जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ती जाती है, इनके बीच क्या है, आकर्षण बल का मान जो है कम होते जाता है और इस पे जरा सी हम लोग बाहरी घर्षण करते हैं, है ना? हल्का सा इसमें क्या है, बाह्य ऊर्जा, अगर इस परमाणु को जरा भी ऊर्जा दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, उत्तेजित होकर अपने बाह्य कक्षक में स्वतंत्र हो जाता है, बाह्य कक्षक में चला जाता है। मतलब बाह्य ऊर्जा देने का मतलब क्या है, इस परमाणु को हम लोग क्या है, ऊन से, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, मतलब उसे क्या है, ऊर्जा देते हैं, गतिज ऊर्जा देते हैं, ठीक ना? तो ऊर्जा पाकर ऊर्जा इसको मिल जाता है, जिसके कारण ये क्या है, बाह्य कक्षक में चले जाते हैं। अर्थात ये क्या होते हैं, यहाँ पे बंधे हुए थे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो यही मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन जो क्या है, कोई भी परमाणु में क्या है, आवेशित होने के लिए क्या है, जिम्मेदार रहता है, ठीक है ना? यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी परमाणु के आवेशित होने का जिम्मेदार होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही किसी परमाणु में आवेशित होने का जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है? तो इसका आंसर आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देना होगा, है ना? आपको प्रश्न भी पूछा गया होगा कि बताइए कि कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में आवेशित होने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा प्रश्न आ सकता है, या आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को सचित्र समझाइए, ठीक है? तो आप इसको समझाएंगे अच्छे से। यह है परमाणु, नाम यहाँ पे परमाणु संरचना, ठीक है? समझ में आ गया होगा इतना। तो इसको आप पैराग्राफ वाइज लिखते जाएंगे, इसका थ्योरी बुक में अच्छे से दिया है, ठीक ना? ओके। तो अब हम लोग जाते हैं, देखो यहाँ पे एक और मैं बता देता हूं, पॉजिटिव आयन मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन में आवेश का जो मान होता है वो होता है -1.6 मल्टी 10⁻⁻90 कूलम। और प्रोटॉन में आवेश की मात्रा होता है, प्रोटॉन क्या है, प्लस है, ये माइनस 1.6 मल्टी 10⁻⁻90 कूलम। कूलम क्या है, आवेश का मात्रक है। तो ये दोनों मान आप याद रख लीजिए, अंकित प्रश्न हल करते समय इसका काम आएगा, है ना? हमारा उपयोग में आएगा। तो अब हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे किस दो ऐसे और टर्म में लेके, फिर यह क्लास हमारा आज का समाप्त होगा। एक होता है चालक, देखिए चालक, और एक होता है चालक विद्युत रोधी बोलते हैं चालक, ठीक है? कुचालक, ओके। तो आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, मैं एक बार और बता देता हूँ। चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को गमन होने देते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, गमन करते हैं, चालक कहलाते हैं। और विद्युत रोधी या कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से क्या है, इलेक्ट्रॉन को गमन करने नहीं देते,
आप विद्युत धारा के केस में जाएंगे, मतलब जब हम लोग धारा विद्युत पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं तथा कुचालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। चालक का उदाहरण क्या होता है? चालक में का उदाहरण होगा आपका, और एक बात, चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो क्या होता है, गति करता है, जिस कारण विद्युत धारा बहती है। आपको पता ही होगा कि विद्युत क्यों बहती है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। जैसे कोई भी वायर में क्या है, विद्युत क्यों बह रही है बोला जाएगा तो आपको बताना होगा कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है जिस कारण यह है क्या है, विद्युत को कैरी कर रही है, विद्युत को इससे गुजर रहा है, दे रही है, अपने से होकर विद्युत को पास होने दे रही है। ठीक है, तो चालक में होता है कोई भी धातु, क्योंकि हम लोग को पता है धातु क्या है, धातु वे पदार्थ होते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है ना। तो चालक के अंतर्गत आएगा धातु। धातु में आपका आगे सोना, चांदी, लोहा है ना, ये सब। और क्या होता है, लकड़ी। लकड़ी में क्या है, गीली लकड़ी है ना, गीली लकड़ी जैसे कच्चा बांस क्या है, विद्युत का सुचालक है। और शरीर, मानव शरीर भी क्या है, चालक है। ठीक है, ओके। और ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन वह क्या है, अपवाद है, तो वो भी आता है। और देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में एक और प्रश्न आ जाएगा कि सर्वोत्तम चालक कौन है, या विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक। तो सिल्वर क्या होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर और विद्युत रोधी को बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो आपको क्या लिखना है, सिल्वर लिखना है। ठीक है, सिल्वर। लेकिन देखो सिल्वर क्या होता है, महंगा होता है, तो जिस कारण से क्या है, अब हम लोग जगह जगह उपयोग नहीं करते, महंगा होने के कारण सिल्वर का उपयोग कम होता है, उसके जगह हम लोग कॉपर का या तांबे का उपयोग करते हैं। ठीक है, कॉपर का मेरे ख्याल से ज्यादा प्रयोग में किया जाता है ना। और विद्युत रोधी के अंतर्गत क्या आएगा, विद्युत रोधी के अंतर्गत आएगा आपका शीशा हो गया, कांच हो गया है ना, लकड़ी, सूखी लकड़ी, याद रखना सूखी लकड़ी, ये सब क्या हो गया, विद्युत रोधी हो गया। ओके, आज हम लोग यही पे